सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है न्याय। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक नाटक दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अध्याय में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, दवाई वाला उस गरीब व्यक्ति को क्यों भगा रहा है। तो हम देख सकते हैं चित्र 1, 2 और 3 में कि इस गरीब व्यक्ति का जो बच्चा है वो बीमार है। अब डॉक्टर ने उसे दवाई लाने को कहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। तो इसलिए जब वो दवाई वाले के पास जाता है दवाई मांगने, तो वो उसे मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो वो उसे दवाई वाला तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि वो भगा देता है। अब अगला प्रश्न है, क्या दवाई वाला स्वयं के पुत्र के बीमार होने पर दुखी है। तो हम देख सकते हैं कि चौथे चित्र में हमें दिखाया गया है कि दवाई वाले का जो पुत्र है वो बीमार है, और ये देखकर जो दवाई वाला है वो बहुत दुखी है। क्या डॉक्टर दवाई वाले के पुत्र का जीवन बचा पाया। तो हम चित्र 5 में देख सकते हैं कि डॉक्टर दवाई वाले के पुत्र का जीवन नहीं बचा पाए। अगला प्रश्न है, क्या दवाई वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ। चित्र 6 में हम देखते हैं कि दवाई वाले को अपनी गलती का एहसास हो गया। क्यों? क्योंकि उसने भी किसी बच्चे के लिए दवाई देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसे नहीं थे, वो लोग गरीब थे। अगर वो उस दिन उन्हें दवाई दे देता तो उनका पुत्र बच जाता, जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इसी कारण उसका जो पुत्र है वो बीमार हुआ और डॉक्टर उसे नहीं बचा पाया। तो इसका एहसास उसे अंत में हो गया। तो इसी के साथ अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे रंगमंच, फड़फड़ाहट, करुणा, निर्दयी और स्पर्श। तो इसमें जो पात्र है वो है सिद्धार्थ, जो कौन है, कपिलवस्तु के राजकुमार। देवदत्त, सिद्धार्थ के चचेरे भाई। शुद्धोधन, कपिलवस्तु के महाराज, महाराज के मंत्री, सखा और प्रतिहारी। तो ये जो है बच्चों, ये इस कहानी के पात्र हैं। रंगमंच पर राजमहल के पास उद्यान का एक दृश्य। संपूर्ण मंच पर लालिमा में डूबती किरणें चित्र बनाती हैं। पुष्प झूमते हैं, वन में गौओं का स्वर उठता है, पक्षी विदाई का गाना गा रहे हैं। उद्यान में इस समय कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ प्रसन्न दिख रहे हैं। पास ही एक सखा भी है, दोनों बातें कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं, देखो मित्र, कैसा सुहावना समय है, कैसी शांति है। पक्षी लौट रहे हैं, वे अपने बच्चों से मिलने को व्याकुल हैं, और गायें शांति से जुगाली कर रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो सिद्धार्थ है वो अपने मित्र से वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो क्या दिखा रहे हैं कि देखो कितना सुहावना मौसम है। जो पक्षी हैं वो अपने घर को लौट रहे हैं और अपने बच्चों से मिलने के लिए कितने व्याकुल हैं। और जो गाय है वो भी शांति से बैठकर जुगाली कर रही है। फिर सखा यानी कि उनका मित्र जो है वो कहता है, हाँ कुमार सुनो, पक्षी कैसे खुशी से चहचहा रहे हैं। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, तुम्हारी बात ठीक है मित्र, देखो ना, जब ये पक्षी अपने बच्चों को दाना देंगे तो बच्चे कितने प्रसन्न होंगे। फिर सखा कहते हैं, हाँ कुमार, यह बात तो है, सोने के वक्त नींद भी आ जाती है। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, यह कैसे हो सकता है मित्र, बहुत अचरज की बात है। फिर सखा कहते हैं, अचरज तो है ही, देखो ना, सूरज रोज सवेरे पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिप जाता है। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, और गर्मी हर साल एक ही समय शुरू होती है, पानी भी हर साल नियत समय पर पड़ता है। ऐसा मालूम होता है हर वस्तु का एक स्वभाव है। तो जो सिद्धार्थ है और उनके जो मित्र हैं वो आपस में क्या बात कर रहे हैं कि जो हर चीज है वो समय पर होती है। जैसे सूरज जो है वो सुबह निकलता है और फिर शाम को ढलता है, और जो वर्षा है वो भी होती है, और जो गर्मी है साल में एक बार जरूर आती है। यानी कि हर चीज का अपना अपना एक समय है। तो इस चीज में दोनों बात कर रहे हैं।
फिर पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट होती है। सखा ऊपर देखता हुआ, हाँ शायद यही बात है। अरे कुमार, ऊपर तो देखो कैसे सुंदर पक्षी हैं। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, ऊपर देखता हुआ, अरे मित्र, ये तो राजहंस हैं। फिर सखा कहते हैं, देखो इकट्ठे उड़ते हुए अच्छे लगते हैं। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, सचमुच अच्छे लगते हैं। इनकी गर्दन तो देखो कैसे आगे को निकली हुई है, लगता है मानो हवा में तैर रहे हों। फिर सखा कहते हैं, और तुम क्या समझते हो कुमार, क्या ये तैर रहे हैं? पानी पर चलना तैरना कहलाता है और हवा पर चलना उड़ना। फिर सिद्धार्थ हंसकर, सच मित्र, तुम तो बहुत बातें जानते हो। फिर सखा कहते हैं हंसकर, पर तुमसे कम। गुरुजी कहते हैं, सिद्धार्थ पिछले जन्म में अवश्य कोई योगी था। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, अचरज से सच। फिर सखा कहते हैं, और क्या? सिद्धार्थ कहते हैं, ऊपर देखते हुए, अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा, योगी किसे कहते हैं। अरे मित्र, देखो यह क्या हुआ? फिर सखा घबरा कर, क्या हुआ कुमार? अरे यह किसने तीर चलाया? फिर सिद्धार्थ उतावला होकर, और उस पक्षी को देखो, वह किस तेजी से भूमि पर आ रहा है। फिर हम क्या देखते हैं कि सिद्धार्थ और उनके मित्र जब आसमान में देखते हैं तो वो पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, तो वो चीज उन्हें बहुत ही अच्छी लगती है। तो वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि एक तीर आता है और राजहंस को मार देता है, और फिर जैसे ही उसे तीर लगता है वो जमीन पर गिर जाता है, जैसे हमें चित्र में भी दिखाया जा रहा है। फिर सखा, उसी तरह वह घायल हो रहा है, उसकी चीख तो सुनो, और वह शेष पक्षी कैसे प्राण बचाकर भाग रहे हैं। हंस की चीख उसका भूमि पर आते हुए दिखाई देना। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं, हंस उनकी गोद में आ गिरता है, उसके शरीर में तीर लगा हुआ है और रक्त बह रहा है। कुमार करुणा से ओत प्रोत होकर उसे संभालते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि जो हंस भूमि पर गिर रहा होता है, उसे जाकर जो सिद्धार्थ है वो पकड़ लेते हैं, और वो उनकी गोद में जाकर गिर जाता है और उसके शरीर से रक्त बह रहा होता है। फिर सिद्धार्थ, किस निर्दयी ने इस भोले भाले हंस को घायल किया है? इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? सखा, यह सुंदर जो है, प्यारा जो लगता है। सिद्धार्थ तीर निकालते हुए, क्यों? क्या सुंदर होना पाप है? क्या प्यारा लगना बुरा है? माँ जब मुझसे कहती है, सिद्धार्थ तुम कितने प्यारे हो, तो मुझे मारती नहीं बल्कि और भी ज्यादा प्यार करती है। फिर सिद्धार्थ अपने सखा को बोलते हैं कि क्यों इस भोले वाले हंस को मारा गया है, किस निर्दयी ने इसे मारा है। तो उसका सखा बताते हैं कि क्योंकि वो बहुत सुंदर है, वो बहुत प्यारा लग रहा है, इसलिए किसी शिकारी ने उसे मार दिया है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि सुंदर लगना, प्यारा दिखना कोई पाप है? क्योंकि मेरी माँ भी मुझे रोज बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे हो, पर मुझे मारती नहीं है। क्योंकि जो हमें प्यारी लगती है, चीजों सुंदर लगती है, उसे तो हमें और संभाल के रखना चाहिए। तीर निकल जाने के बाद हंस आराम महसूस करता है और बड़े अनुराग से कुमार की गोद में चिपक जाता है। कुमार स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, जो सिद्धार्थ है वो उस तीर को हंस से निकाल देते हैं। फिर जब तीर निकल जाता है तो हंस को थोड़ा आराम मिलता है और वो हंस जो है वो कुमार से चिपक जाता है। फिर सखा, तुम मनुष्य हो कुमार, मनुष्य को इस प्रकार नहीं मारा जाता है। फिर सिद्धार्थ, और क्या पक्षी को मारा जाता है? सखा, हाँ, पक्षी का शिकार करना मनुष्य का धर्म है, विशेषकर क्षत्रिय का। फिर सिद्धार्थ, पर मैं पूछता हूँ, यह धर्म किसने बनाया? शक्ति तो मनुष्य के हाथ में है, वह अपने स्वार्थ के लिए जो चाहे कर लेता है। अच्छा, मैं कहता हूँ तुम इस पक्षी को ध्यान से देखो। देखो। फिर सखा, देख रहा हूँ मित्र। फिर सिद्धार्थ, बताओ यह क्या मरने लायक है? बताओ यह क्या मारने के लिए है? क्या तुम्हारा मन इसको मारना चाहता है? सखा कांपते हुए, कुमार। फिर सिद्धार्थ, बताओ तो मित्र, इसकी आंखें कितनी भोली हैं, इसके स्पर्श में कितना स्नेह है। तो हम देख सकते हैं कि जो सिद्धार्थ है उनको उस पक्षी के मरने का बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो उसके दोस्त है, जो सखा है, वो क्या बोलते हैं कि मित्र, हम मनुष्य हैं और यह पक्षी है, तो पक्षियों का शिकार तो हम करते ही हैं। तो सिद्धार्थ उसे समझाते हुए बोलते हैं कि देखो, इसकी आंखों में देखो, इसकी आंखें तुम्हें लग रही है कि ये
मरने के लायक है, इसे हमें मारना चाहिए। देखो ये कितना मासूम है, सुंदर है, तो क्या इसे हमें मारना चाहिए? तो ये बात सिद्धार्थ अपने सखा को कहते हैं। फिर वो यही बोलते हैं कि बेतरिस की आंखें कितनी भोली हैं, यानी कि उसकी आंखों में हमें भोलापन दिखाई दे रहा है, और उसका स्पर्श जो है वो कितना स्नेह है, यानी कि इसको अगर हम छुएंगे प्यार से, अगर किसी हम पक्षी को छूते हैं तो उसका स्नेह जो होता है वो कितना प्यारा होता है। फिर सखा सांस खींचकर, नहीं कुमार, मैं इसको नहीं मार सकूंगा। फिर सिद्धार्थ, तुम नहीं मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है ऐसे निर्दोष पक्षियों को कैसे मार सकेगा। लेकिन हाँ, तुम दौड़कर राजवैद्य से महरम तो ले आओ। फिर हम क्या देखते हैं कि सिद्धार्थ के जो सखा है वो उन्हें क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं मार सकूंगा। फिर सिद्धार्थ बोलते हैं कि तुम क्या मित्र, जिसके पास हृदय यानी कि जिसके पास दिल है, वो कोई भी व्यक्ति ऐसे पक्षियों को नहीं मारेगा। फिर वो जाके क्या कहते हैं कि तुम जाकर मरहम ले आओ। सखा, अभी जाता हूँ। सखा जाता है और कुमार देवदत्त तेजी से आते हैं। देवदत्त, सिद्धार्थ, क्या तुमने मेरा हंस देखा है? फिर सिद्धार्थ, तुम्हारा हंस? फिर देवदत्त कहते हैं, हाँ हाँ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंख से उसे गिरते देखा, वह इधर कहीं आया है। हंसकर कुमार, लक्ष्य पूर्णतया सद गया, लक्ष्य पूर्णतया सद गया है। कल मैं गुरुजी से कहूंगा, वे कितने प्रसन्न होंगे। तुम मेरी गवाही दोगे ना? फिर हम क्या देखते हैं कि जो सखा है वो मरहम लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही सखा जाते हैं तो देवदत्त दौड़ते हुए आते हैं और सिद्धार्थ से कहते हैं कि क्या तुमने मेरा हंस देखा है? तो सिद्धार्थ बोलते हैं, तुम्हारा हंस? तो देवदत्त बोलते हैं, हाँ, अभी मैंने एक हंस को मारा था और वो यहीं कहीं गिरा था। और फिर कहते हैं कि जाओ, कल जब गुरुजी के सामने मैं ये बातें बताऊंगा तो तुम भी मेरे गवाह बन के खड़े रहना कि मैंने किसी हंस का शिकार किया है। फिर सिद्धार्थ, हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा देवदत्त। तुमने एक निर्दोष पक्षी की हत्या का प्रयास किया है, इसका प्रमाण है यह हंस। हंस को आगे बढ़ाते हैं, यह देवदत्त को देखकर चीखता है और सिद्धार्थ की गोद में दुबक जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि सिद्धार्थ बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा और क्या कहूंगा कि तुमने एक निर्दोष यानी कि जिसका कोई दोष नहीं था उस पक्षी की हत्या की है। और फिर हंस को आगे बढ़ाते हुए दिखाते हैं कि इस हंस की हत्या की है। देवदत्त, आहा, मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ, पहले इसे मुझे दो, विवाद पीछे होगा। सिद्धार्थ, क्यों दूं? फिर देवदत्त, क्योंकि यह मेरा है। सिद्धार्थ, इसका प्रमाण? देवदत्त, प्रमाण? कैसा प्रमाण? मैंने इसे मारा है, इसके शरीर में मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ, तुमने मारा है परंतु मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर देवदत्त, तुम्हें देना होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, मैं नहीं दूंगा देवदत्त। फिर हम क्या देखते हैं कि दोनों के बीच हंस को लेकर विवाद होने लग जाता है। सिद्धार्थ, मैं नहीं दूंगा देवदत्त। देवदत्त, तुम राजकुमार हो इसलिए धौंस जमाना चाहते हो, पर यह ना भूलना मैं भी राजकुमार हूँ। फिर सिद्धार्थ कहते हैं मुस्कुराकर, मैं कब कहता हूँ कि तुम राजकुमार नहीं हो, पर इससे क्या होता है, मैं हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं देवदत्त बोलते हैं सिद्धार्थ को कि तुम राजकुमार हो इसलिए तुम धौंस जमाना चाहते हो, यानी कि हक जमाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे हंस नहीं दे रहे हो। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा कि आप राजकुमार नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको हंस दे दूंगा। सखा का प्रवेश, वह अचरज से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को मरहम लगाता है। हंस फड़फड़ाता है, गोद में चिपक जाता है और फिर शांत हो जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि सखा प्रवेश करता है और फिर देवदत्त को अचरज से देखता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि देवदत्त ने ही हंस को मारा है। फिर जाके उसे मलहम लगाता है और फिर जो हंस है वो गोद में जाके फिर से चिपक जाता है। फिर देवदत्त, कुमार, मैं हंस लेकर ही छोड़ूंगा, यह मेरा है। फिर सिद्धार्थ, देखा जाएगा। देवदत्त क्रोध से, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ शांत स्वर में, ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ। सखा, कुमार क्षमा करे, क्या मैं कुछ निवेदन करूं? सिद्धार्थ, कहो मित्र। सखा, आप दोनों कुमार हैं, क्षत्रिय हैं, आपका झगड़ा इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। मेरा सुझाव है हमें महाराज के पास चलना चाहिए। फिर हम क्या देखते हैं कि अब दोनों के बीच हंस को लेकर जो विवाद चल रहा है, तो देवदत्त
जो है वो सिद्धार्थ पर बहुत ही क्रोध हो रहे हैं कि ये हंस मुझे दे दो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस हंस को मैंने मारा है तो ये हंस मेरा है, कि उसके सीने पे मेरा तीर है तो ये मेरा हंस है। और देवदत्त कह रहे हैं कि मैंने उसे बचाया है तो वो मेरा हंस है और वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर इसी वार्तालाप में जो सखा है वो उन दोनों को उपाय बताते हैं कि देखो, तुम दोनों ही राजकुमार हो और तुम दोनों ही क्षत्रिय हो, तो इसलिए अब इसका जो उपाय है वो ऐसे तो नहीं निकलेगा, तो इसलिए हमें कहाँ जाना चाहिए, महाराज के पास जाना चाहिए। फिर देवदत्त क्रोध से, मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा, तब मैं देखूंगा तुम मेरा हंस मुझे कैसे नहीं लौटाते। पैर पटकता हुआ जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि देवदत्त जो है वो क्रोध से क्या कहते हैं कि मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ, फिर उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा, फिर देखूंगा कि तुम कैसे मुझे हंस नहीं लौटाते। और ये कहते हुए वो पैर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर सिद्धार्थ, आओ मित्र, हम भी चले, महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। फिर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ और उसके सखा भी महाराज के पास चले जाते हैं। फिर सखा, चलो कुमार, दोनों जाते हैं। मंच पर महाराज शुद्धोधन की विशेष सभा का दृश्य। मंत्री अपने आसन पर बैठे हैं। महाराज का आसन कुछ ऊंचा है। मंत्री इस समय कुछ निवेदन कर रहे हैं। इसी समय प्रतिहार प्रवेश करता है। प्रणाम करके वह खड़ा हो जाता है। महाराज पूछते हैं, फिर हम देखते हैं कि महाराज शुद्धोधन की विशेष सभा दिखाई जाती है और वहां पे जो मंत्री है वो बैठे हुए हैं। और उसी समय मंत्री कुछ निवेदन कर ही रहे थे कि उसी समय कौन आ जाते हैं, प्रतिहारी आ जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, महाराज को प्रणाम करते हैं और वहीं पे खड़े हो जाते हैं। फिर महाराज उनसे पूछते हैं, महाराज क्या है प्रतिहारी? प्रतिहारी, महाराज की जय हो, राजकुमार देवदत्त आने की आज्ञा चाहते हैं। तो प्रतिहारी क्या आज्ञा लेने आते हैं कि राजकुमार जो देवदत्त है वो आपके यहाँ पे आना चाहते हैं, यानी कि आपसे मिलना चाहते हैं। फिर महाराज कहते हैं, इस समय आने दो। प्रतिहारी लौटता है। मंत्री फिर कहने लगते हैं। कुछ ही क्षण में देवदत्त प्रवेश करता है। फिर हम क्या देखते हैं कि कुछ ही क्षण में जो देवदत्त है वो महाराज के पास आ जाता है। फिर देवदत्त, मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, देवदत्त कहो, इस समय कैसे आए? क्या उद्यान नहीं गए? देवदत्त, महाराज, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। राजकुमार सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहे हैं। फिर महाराज मुस्कुराकर, राजकुमार सिद्धार्थ? देवदत्त, हाँ महाराज। फिर महाराज कहते हैं, क्या उसने तुम्हारा हंस छीन लिया है? देवदत्त, हाँ महाराज, मैंने उड़ते हुए हंस को अपने तीर से मारा था, वह राजकुमार के पास जा गिरा, वो अब उसे नहीं लौटाते, न्याय से वह हंस मेरा है। फिर हम क्या देखते हैं कि महाराज उनसे पूछते हैं कि इस समय कैसे आना हुआ। फिर देवदत्त बताते हैं कि महाराज, मैं न्याय चाहता हूँ, मेरा हंस जो है वो सिद्धार्थ ने ले लिया है। तो महाराज बोलते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ ने। तो फिर महाराज पूछते हैं कि क्या उसने तुम्हारा हंस छीन लिया है? तो देवदत्त बोलते हैं कि हाँ, मैंने उड़ते हुए हंस को तीर से मारा था और वो जाके सिद्धार्थ के पास गिर गया था। अब जब मैं उनसे हंस मांगने गया तो वो हंस वापस नहीं लौटा रहे हैं। तो वो यही कहते हैं कि न्याय से हंस उनका है। महाराज, कुमार अब कहाँ हैं? देवदत्त, प्रतिहारी, कुमार से कहो, महाराज तुम्हें याद करते हैं। प्रतिहारी, जो आज्ञा महाराज। फिर हम देखते हैं कि महाराज पूछते हैं कि कुमार सिद्धार्थ अब कहाँ हैं? फिर देवदत्त जो है प्रतिहारी को हुक्म देते हैं कि जाके बोलो कि महाराज तुम्हें याद कर रहे हैं। फिर प्रतिहारी जो आज्ञा बोलकर जाने लगता है। प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है, तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लिए वहां प्रवेश करते हैं। फिर जैसे ही प्रतिहारी मुड़ता है उन्हें बुलाने के लिए, उसी समय राजकुमार सिद्धार्थ जो है वो प्रवेश करते हैं हंस के साथ। फिर सिद्धार्थ, आपको प्रणाम करता हूँ महाराज। सखा, मैं भी महाराज को प्रणाम करता हूँ। फिर महाराज, सिद्धार्थ, देवदत्त कहता है तुमने उसका हंस छीना है, क्या यह ठीक है? जो हंस तुम्हारी गोद में है क्या वही हंस है? तो जो महाराज है वो सिद्धार्थ से पूछते हैं कि देवदत्त ने बताया कि तुमने उसका हंस छीना है, क्या जो ये गोद में हंस है तुम्हारे वो वही हंस है? सिद्धार्थ कहते हैं, जी महाराज, यही है। फिर महाराज, क्या यह देवदत्त का है? सिद्धार्थ, जी नहीं, यह मेरा है। फिर हम क्या देखते हैं कि महाराज उससे पूछते हैं सिद्धार्थ से कि यह जो हंस है वो देवदत्त का है। तो
सिद्धार्थ बोलते हैं कि नहीं, ये देवदत्त का हंस नहीं है। फिर महाराज पूछते हैं तुम्हारा? फिर देवदत्त शीघ्रता से, महाराज यह हंस मेरा है, इसको मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ झूठ बोलता है। महाराज, शांत देवदत्त, क्रोध मत करो, तुम कहते हो यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने उसका आखेट किया है। फिर हम क्या देखते हैं कि सिद्धार्थ जो है वो मना कर देता है कि नहीं, ये देवदत्त का हंस नहीं है। फिर महाराजा पूछते हैं कि यह तुम्हारा है। फिर जैसे ही वो महाराज बोलते हैं तुम्हारा, तो देवदत्त शीघ्रता से बोलते हैं कि महाराज ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा हंस है, मैंने इसे मारा है। तो महाराज कहते हैं कि शांत हो जाओ, क्रोध मत करो, तुम इसे अपना हंस इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने इसका आखेट किया है, मतलब उसका शिकार किया है। फिर देवदत्त, हाँ महाराज। फिर महाराज, क्यों सिद्धार्थ? देवदत्त, ठीक कहता है। सिद्धार्थ, जी महाराज, हंस का आखेट देवदत्त ने किया है। महाराज, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि यह हंस तुम्हारा है? फिर हम देखते हैं कि देवदत्त क्या बोलते हैं कि हाँ महाराज, क्योंकि वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसने उसका शिकार किया है। फिर महाराज सिद्धार्थ से पूछते हैं कि ये सही बोल रहा है? फिर सिद्धार्थ बोलता है कि जी महाराज, हंस का आखेट देवदत्त ने ही किया है। फिर महाराज पूछते हैं कि फिर तुम इसे अपना हंस कैसे बोल सकते हो? फिर सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज, देवदत्त ने हंस को मारा है, परंतु मैंने इसे बचाया है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तो सिद्धार्थ महाराज का उत्तर देते हुए क्या बोलते हैं कि देवदत्त ने इस हंस को मारा है और मैंने इसे बचाया है, और जो बचाने वाला होता है वो मारने वाले से बड़ा होता है, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि वो उनका हंस है। फिर महाराज, पर सिद्धार्थ, क्षत्रिय अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, हंस देवदत्त का आखेट है। सिद्धार्थ, ठीक है महाराज, क्षत्रिय अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, परंतु क्षत्रिय शरणागत